हेलो माय डियर हेलो माय फ्रेंड्स, आप लोग को देख रहे हैं शिक्षक एग्ज़ाम चैनल। और हम आपको अब आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हुए थे सेट 4 में ही, और उसके आगे फिर चल रहे हैं क्वेश्चन करने। हम बताए थे कि जीके जीएस का क्वेश्चन हम पहले कर लेंगे, उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको कराएंगे। सेट 4 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, ठीक है। 59 हालांकि बता दिए थे। 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? गेटवे ऑफ इंडिया का, विक्टोरिया मेमोरियल का, इंडिया गेट का, जिसमें से अधिक उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका सही होगा सी, इंडिया गेट का, ठीक है। उसमें आगे बता भी दिए थे गेटवे ऑफ इंडिया का जो इथी है वह कराया था जॉर्ज विटेट। उसका वास्तुकार कौन था? जॉर्ज विटेट है, इन्हें अपने हाथ से किया था, ठीक है। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था लुटियंस ने। कौन किया था? लुटियंस ने। यही लुटियंस है जो उसका यानी डिजाइन किया था। कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करता डब्ल्यू इमर्सन है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है बी नंबर, इसका जो निर्माता है डब्ल्यू इमर्सन है। अगला सवाल आगे जो कह रहा है, कह रहा है केंद्रीय सचिवालयों का निर्माणकर्ता जो है हर्बर्ट बेकर है। हर्बर्ट बेकर केंद्रीय सचिवालय का जो निर्माणकर्ता है वह हर्बर्ट बेकर है। कौन है? हर्बर्ट बेकर है। चलिए आगे देखते हैं। लाल किला का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था, आप बहुत बड़ी बात ही जानते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है बी सावरकर, बी नंबर है बेगम हजरत महल, सी है तात्या टोपे, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेगम हजरत महल है। बेगम दिल्ली से किए थे बहादुर शाह जफर। कहीं कहीं बख्त खां भी आता है। कौन कहाँ आता है? बख्त खां। चूँकि ये बूढ़े हो चुके थे। क्या हो चुके थे? बूढ़े हो चुके थे। तो सैन्य का नेतृत्व जो है, सेना का नेतृत्व बख्त खां ने किया था। क्योंकि जब सैनिकों ने इनके पास पहुंचा तो ये तो अपने बूढ़े होने का थी बताया, तब भी लोगों ने कहा कि मैं आप ही को मानता हूं। तो बख्त खां सेना का नेतृत्व करते हुए कानपुर से नाना साहब, कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने किया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान अब्दुल वकार खां, खान बहादुर खां जिसे सीमांत गांधी कहते हैं, फटियर गांधी कहते हैं, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर से अजीमुल्ला। यह आपको नहीं मिला होगा। फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला थे। कौन थे? अजीमुल्ला थे, ठीक है। अगला बात देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं हम मैथ का क्वेश्चन जो है अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो अगला सवाल चल रहा है आपको अब देख लें, जहाँ से शुरू हो रहा है। कुछ बिहार का क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के सीमा के साथ, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी है, किशनगंज है, पूर्णिया है। मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया। तो देखिए कौन कौन बिहार का वह जिला है जो सटा हुआ नहीं है किससे, यानी कौन ज़िला है जो नेपाल से सटा हुआ नहीं है? तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। शुरू होता है कहाँ से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी, किशनगंज, उसके अलावा सुपौल, सहरसा, ये सारा जो है सटा हुआ है। बता रहे हैं नेपाल के साथ जो है बिहार के 7 ज़िले लगते हैं। कौन कौन लगते हैं? किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। यानी इस तरह से हैं। अब देखिए कुछ बात करते हैं इसके बारे में, बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार के जो ज़िले हैं, पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले से सटे हुए हैं? पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 ज़िले सटे हुए हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 ज़िले जो है पश्चिम बंगाल से
सटे हुए हैं। अब कह रहा है बिहार के यानी पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश स्थित है उससे कितने ज़िले सटे हुए हैं। तो उससे ज़िले जो सटे हुए हैं ना, वो ज़िले हैं आपको 8 ज़िले हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर। रोहतास, एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक मिनट। हाँ चलिए, कौन कौन सटे हैं? रोहतास, कैमूर, उसके अलावा बक्सर, भोजपुर, बक्सर पूरा नहीं लिखेंगे, भोजपुर, ठीक है, सारण, सिवान, देखिए सारण, सिवान, सारण, सिवान हो गया, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ये सब सटे हुए हैं। आगे कहेगा झारखंड से कौन कौन सटे हुए हैं, तो देखिएगा झारखंड जो है दक्षिण में है। कहाँ है? झारखंड जो है बिहार के दक्षिण में है। इससे 8 ज़िले इससे भी हैं। कौन? भागलपुर, बांका, जमुई। भागलपुर, बांका, जमुई, उसके अलावा नवादा, गया, कटिहार, औरंगाबाद, ऐसे बोल दे रहे हैं तो आप लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए। कह रहे हैं भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, कटिहार, इसलिए हम थोड़ा लिख रहे हैं ताकि आप लोग वो थोड़ा आ जाए ध्यान पर, ठीक है। औरंगाबाद और रोहतास, औरंगाबाद और रोहतास ये सटे हुए हैं। चलिए अब बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, GS लाल, को नहीं, तो इसका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस यानी पहले प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। किसको? यानी जो नेतृत्व करता था उसको बिहार का प्रथम कोई प्रधानमंत्री पूछेगा तो मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। तो 1937 के जो गठित सरकार थी उसका इतने किसने किया था? नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली थी। फिर यानी 1 अप्रैल 1937 को चली थी। 1 अप्रैल 1937 को ये बने थे, 1 अप्रैल 1937 को। फिर जाकर इन्होंने 19 जुलाई 1937 को इन्होंने जवाब दे दिया। क्या कर दिया? जवाब दे दिया, ठीक है। कह रहा है कि इस सरकार जो बनी थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारतीय अधिनियम, 1935 के भारतीय अधिनियम जो है उसके तहत बनी हुई थी। कह रहा है कि फिर से 20 जुलाई 1937 के 20 जुलाई 1937 20 जुलाई 1937 के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल को नेतृत्व किया था। 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस की तरफ से श्री कृष्ण सिंह ने फिर दोबारा सरकार बनाई थी। अगला सवाल चलते हैं। कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सचिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद सिंह को, सर गणेश सिंह को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको ए नंबर आंसर हो जाएगा, सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा जो थे 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थाई संविधान सभा के अस्थाई जो बैठक हुआ था उसके अध्यक्ष भी रहे थे। क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। फिर 11 दिसंबर को अस्थाई सदस्य के रूप में किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर R प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। इसलिए सचिदानंद सिन्हा को बिहार का जनक माना जाता है क्योंकि वे एक अखबार जारी करते थे, ठीक है, इंडियन
पीपुल्स ऑफ एवं हिंदुस्तान रिव्यू नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 2 पत्र जारी करते थे, 2। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की थी। और इस आपको बता दें, समाचार पत्र जो जारी करते थे ना, उसके माध्यम से इन्होंने बिहार का मांग किया था। बिहार पहले बंगाल के साथ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने सबसे पहले अखबार के माध्यम से मांग किया था। कह रहे सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार भी थे। कह रहा है कि इनका जन्म डुमराव के अनुमंडल चौंगाई प्रखंड के मुरार गांव में 10 नवंबर 1871 हुआ था। 10 नवंबर 1871 में इनका जन्म हुआ था डुमराव में। कहाँ हुआ था? डुमराव में, बिहार के डुमराव में। प्रखंड मुरार पड़ता है। आगे कह रहा है, उतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तो सबसे पहले चलाया गया था बी नंबर, राजस्थान में। क्या गया था? यह योजना राजस्थान में कब लागू हुई? सबसे पहले 1977 में राजस्थान में लागू हुई थी। कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले लागू हुई थी। ठीक है, इस योजना सर्वप्रथम राजस्थान में। कह रहा है कि भारत सरकार ने अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? ये तो 1977 में राजस्थान में हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने कब शुरू की थी? तो 2000 ईस्वी में। कब शुरू की थी? 2000 ईस्वी में इसको भारत सरकार ने लागू किया था। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार का साक्षरता दर 63.82, 65.71, 63.28। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 5 नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का साक्षरता दर जो है 61.80 है। इतना परसेंटेज है महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर। अगर महिला का बात किया जाए, महिला का साक्षरता दर बात किया जाए तो 51.5 है। पुरुष का बात किया जाए तो 74.04% है। पुरुष का बात किया जाए तो 71.2% है। 71.2%। अब पूरे भारत का अगर साक्षरता दर बात किया जाए, पूरे भारत का साक्षरता दर तो 74.04% है। ठीक है, बिहार का पुरुष का है 71.0, सिर्फ 2% बिहार के पुरुष का। ठीक है, तो इस तरह से अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो आता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया का संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है? यानी सवाल नंबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट, थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया के संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है? देखिए, नंबर नहीं बताते चल रहे हैं, आप लोग समझिए 76 नंबर है और ये करंट अफेयर के सवाल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी आंसर गीता सब्रवाल हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा यानी किस भारतीय को इंडोनेशिया के संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो गीता सब्रवाल को किया गया है। कह रहा है कि 77 में कह रहा है, किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को, पीटी उषा को, नीता अंबानी को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में, अब देखिए कुछ करेंट अफेयर्स आपको बताते चले। कह रहा है कि अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय हैं। कह रहा अभिनव बिंद्रा जो है, यानी अभिनव बिंद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में
ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले, स्वर्ण पदक, गोल्डन एथलीट जीतने वाले सबसे पहले भारतीय हैं। इन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुष को 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है। अच्छा, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा है। पीटी उषा है। आगे कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन है? तो हैं रघुराम अय्यर। कौन है? रघुराम अय्यर, याद रखिएगा जल्दी, रघुराम अय्यर है। आगे कहता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी बनी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नीता अंबानी। कौन बनी है? नीता अंबानी। अब जानते हैं अंबानी ग्रुप में है, अंबानी की वाइफ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। कौन है? थॉमस बाच है। अगला कह रहा है कि विनेश फोगाट को 50 केजी वर्ग से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल में खेलने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और अमेरिका पहलवान सारा हिल्फेब्रांड को स्वर्ण पदक दिया गया है। विनेश फोगाट क्यूबा के पहलवान यूस्नेलिस युजमान को हराकर फाइनल में पहुंची थी। विनेश फोगाट जो है 50 किलोग्राम वर्ग में 100 ग्राम अधिक होने से 50 किलोग्राम वर्ग में यानी 100 ग्राम जब अधिक हो गई, जिसकी वजह से इसको यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया। आइए 78 नंबर सवाल शायद बता दिए थे या 78 नंबर पर डिस्कस करने वाले थे। आइए 78 नंबर कह रहे कि हाल ही में चिथिराई महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? असम में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। कौन होगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। लोक नृत्य क्या है? सम्मानित राज्य क्या है? थोड़ा सुन लीजिए क्या कह रहा है कि झूमर नृत्य जो है असम का है। झूमर नृत्य यह है असम का। कहाँ का है? असम का है। अच्छा, उसके बाद से हम कहते हैं खर्ची पूजा कहाँ का है? खर्ची पूजा है आपका त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का, ठीक है, त्रिपुरा का है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब बात आता है वाचुआ महोत्सव है। वाचुआ महोत्सव आपका है कहाँ का? असम का। कहाँ का है? असम का, ठीक है। अब उसी तरह आपका बात हम करते हैं थीपुसुप महोत्सव तमिलनाडु का है। थीपुसुप महोत्सव कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये सब नया है। थीपुसुप महोत्सव तमिलनाडु का है। खजुराहो नृत्य कहाँ है? मध्य प्रदेश का है। गोटीपुआ नृत्य कहाँ है? गोटीपुआ देख रहे हैं? गोटीपुआ है उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का है। इस तरह से ये सब दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम के विषय के साथ मनाया गया? आइए, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम के विषय मनाया गया? तो हमारा ग्रह में निवेश करें, ग्रह बनाम प्लास्टिक, जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज न करे और तो कह रहा है 24 में बनाया गया ग्रह बनाम प्लास्टिक। बी नंबर इसका आंसर होगा। हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है। कह रहा है जल दिवस भी 22 अप्रैल को, मार्च को जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ दिवस आप जान गए। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है? आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी जोधपुर के साथ, आईआईटी गुवाहाटी के साथ। तो कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण जो वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, ये आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ यानी इन्होंने मेल इथी कर आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है। कह रहा है आईआईटी जोधपुर में रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है। देखिए एक बात बता रहा है इसमें, कह रहा है कि आईआईटी जो जोधपुर है, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर, ये जो है यानी क्या बता रहा है, ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है। ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का इति किया है, ये नैनो सेंसर का इति किया है। सुनिएगा आगे कह रहा है कि आईआईटी गुवाहाटी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया है। यानी ड्रोन चलाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो आईआईटी गुवाहाटी को चुना, आईआईटी गुवाहाटी में शुरू किया गया। आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी में शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं कि बात कहाँ करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि आईआईटी गुवाहाटी में एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्वास्थ्य परियोजना शुरू की है। आईआईटी पटना के सहयोग से बिहार राज्य आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया गया है। आईआईटी पटना के सहयोग से नीतीश जो ऐप है लॉन्च किया गया है। नीतीश, ये नीतीश कुमार के नाम पर है, जिसका उद्देश्य है आकाश में बिजली गिरने, बाढ़ आने से पहले आधे घंटे पहले जो है यानी उपयोगकर्ताओं को अलर्ट दिया जाएगा। तो नीतीश जो लॉन्च किया गया है किसके मतलब सहयोग से, तो आईआईटी पटना के सहयोग से। ठीक है, ये बिहार के लिए है। अब बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आगे ले चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैसें वैश्विक तापन में योगदान देता है? निम्नलिखित में कौन सी गैसें वैश्विक तापन में योगदान देता है? जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, HFCS है। तो हम कहेंगे वैश्विक तापमान जलवाष्प में नाइट्रस ऑक्साइड में मीथेन, कह रहे कौन है, तो ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा HFCS। डी नंबर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब उपयुक्त में से एक से अधिक कौन है, तो प्रमुख ग्रीन हाउस में जो तापमान को बढ़ा रहा है वह है CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, ओजोन है O3, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कहने का मतलब और एगो SF6 है, सल्फर SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। स्वरूप के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक, जो प्रदूषक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे CO2, CO, SO2, NH3, NOx आदि आदि। द्वितीयक प्रदूषक होता है प्राथमिक प्रदूषक के वातावरणीय पदार्थों से अंतरक्रिया कर उत्पन्न प्रदूषक को द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। कुछ अपने आप प्रदूषण पैदा और कुछ जो है दूसरे से अवक्रिया करके प्रदूषण को फैलाते हैं। 82 नंबर सवाल जो है कह रहा है निम्न में तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो निम्न में तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण हाथी है, गोंडा है, बाज है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो तृतीय उपभोक्ता के रूप में बाज आ जाएगा। हालांकि चतुर्थ भी बन जाता है उपभोक्ता, समझते हैं, जैसे घास हो गया, ये उत्पादक हो गया। और इसको खाता है कौन?
घास को मान लेते हैं खाता है बकरी, और बकरी को कौन खाता है, मान लेते हैं मनुष्य खाता है। इसमें जो है ये उत्पादक, ये प्रथम उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता। तो उसी तरह घास को खाता है ग्रॉस, मान लो ग्रॉस ऊपर, उसको खाता है मान लो ग्रॉस ऊपर खाता है कौन, मेढक, मेढक कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, बाज। इस तरह बाज चतुर्थ में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, चतुर्थ में। तो इसी तरह ये जो होता है चलता है। आगे सवाल कहते हैं 83 नंबर में, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का, ठीक है, 83 अगर है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है, तो कर है ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव है, नाइट्रोजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव है, हाइड्रोजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आपका ऑक्सीजन पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑक्सीजन के पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का उत्पाद है। अच्छा, ओजोन से, सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसको कौन रुकता है, कौन ओजोन करता है, तो ओजोन करता है। कौन करता है, ओजोन परत। कह रहा है ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए इकाई क्या है, डॉब्सन इकाई है। डॉब्सन किसका, डॉब्सन, डॉब्सन है। 100 डॉब्सन बराबर 1 मिमी होता है। 100 डॉब्सन, देखिएगा यहाँ पे, 1 मिनट हम बात करते हैं, प्लीज रुक जाइए। हाँ, 100 डॉब्सन बराबर होता है 1 मिमी, 1 मिमी। ठीक है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। कौन करता है, CFC करता है। सर्वाधिक नुकसान यही करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। अब हम बात करते हैं बउआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र ये नहीं है, CCl2F2 है, CCl2F2 है। ठीक है, चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर देख लिए थे। अब उसके बाद 84 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन का। किसका है, लेमा, ओपेरियन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं है। अब चलते हैं, तो इसका सिद्धांत आप लोग बताइए किसने दिया था, तो दिया थे कौन, ओपेरियन ने। कौन दिया था, ओपेरियन, ओपेरियन का था। कह रहा है कि जीवन के रासायनिक विकास सिद्धांत ओपेरियन का है। कह रहा है कि ओपेरियन सिद्धांत जैकब एवं मोनोड, ओपेरियन सिद्धांत को जैकब एवं मोनोड ने 1961 में दिया था। किस में दिया था, 1961 में दिया था। ओपेरॉन जीवाणुओं के DNA जीन्स के समूह होते हैं। ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन जो है जीवाणुओं के DNA के समूह के होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ जीन जैव रासायनिक स्तर पर संप्रेरण या सक्रियण या निष्क्रियण की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होते हैं। विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, आप जानते हैं, विकासवाद का सिद्धांत। इसका सिद्धांत दिए थे कौन, तो इसका सिद्धांत दिए थे आपको चार्ल्स डार्विन। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसका सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन। अब बात करते हैं अगला नंबर सवाल 85। ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हुए क्या खाते हैं, क्या होते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता होते हैं, तृतीय उपभोक्ता होते हैं, अपरभोजी होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या। तो अब देखिएगा, कह रहा है कि जो
अपरदभोजी होते हैं। ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं, अपरदभोजी होते हैं। यानी गहरे समुद्र में ऑक्सीजन तथा सूर्य की प्रकाश का अभाव होता है, न उनको ऑक्सीजन और सूर्य की प्रकाश और सूर्य प्रकाश दोनों नहीं मिल पाता है अच्छा से, ठीक है। तो जिससे वह अंदर प्राथमिक उपभोक्ता कम होते हैं, जिसकी वजह से वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कवक तथा जीवाणु अपघटक होते हैं। अब आपको तो पीछे बता ही दिए थे कि क्या होता है ये चीज़, उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये बताए थे। अगला सवाल है 86 नंबर, जय आवर्धीकरण का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है चित्र का सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत विस्तृत छवि। उसके बाद से है बी नंबर है प्रजनन द्रव में कोशिका विकास। सी है खाद उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव। डी है उपयुक्त सही इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव। जैव आवर्धनीकरण का यही अर्थ होता है। उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जो जीव ज़्यादा खाते हैं उनमें जो प्रदूषक का कमी होता है उसी को हम लोग कहते हैं जैव आवर्धीकरण। सुनिएगा, जैव आवर्धीकरण का मनुष्य में DDT जैसे कीटनाशक का मांसपेशी में जमाव जैव आवर्धीकरण है। मनुष्य में जो DDT जमा होता है जैसे कीटनाशक, ये कीटनाशक है, कहाँ जमा होता है, मांसपेशियों में, मांस में जमा होता है, ये भी जैव आवर्धीकरण है, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषक स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। लिंडमैन ने 10% का नियम दिया, ठीक है। खैर इसका जानना जरूरी नहीं है। अब बात हम करते हैं अगला सवाल 87 नंबर। 87 नंबर सवाल कर रहा है पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 1, केवल 2, केवल उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी मनुष्य के विकिरण, पराबैंगनी विकिरण का दुष्प्रभाव हो सकता है। यानी जब पराबैंगनी किरणें अगर हमारे साथ पास आएगी तो कौन कौन सी घटनाएं कर सकती है, तो वह ये 4 घटनाएं कर सकती है। कौन कौन? मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट होना, यानी ये हो जाएगा। यानी जब प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाएगा तो हमसे कोई दुख बीमारी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है मोतियाबिंद होना, मोतियाबिंद भी हमें हो जाएगा। तीसरा है त्वचा कैंसर, जिसको चमड़ी कैंसर भी कह सकते हैं, यह भी हो जाएगा। और चौथा है शैवाल उत्पादन में 6 से 12% कम होना, 6 से 12% कम होना, ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अब देखिएगा, अब एक कुछ बात इसमें देखिए, पराबैंगनी विकिरण का खोज किसने किया था? रीटर ने। पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था? पराबैंगनी खोज किया था रीटर। क्या किया था? रीटर ने किया था, ठीक है। और सप्ताह मंडल में पाए जाने वाले ओजोन गैस O3, जहाँ कह रहा है ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन जो है वह कहाँ पाया जाता है? O3 जो है कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, ठीक है। अब कहते हैं ओजोन पहले बता देते हैं, CFC जो है ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान करता है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 88 नंबर। अब सवाल कहता है, अगला स्लाइड से मिलेगा आपको, ठीक है। 28 नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है कि मछली के बारे में, इधर हम भेज दे रहे हैं इसको नीचे, मछली के बारे में तो कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? उनके पास एक सुव्यवस्थित शरीर और एक मांसल पूंछ होती है जो उन्हें अनेक आंदोलन में मदद करती है। वे ठंडे खून वाले जानवर हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। उनका हृदय 2 कक्षीय होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी यही कथन गलत है। वे ठंडे खून वाले जानवर है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, नहीं, ये हो जाएगा कथन गलत। उनके पास एक सुव्यवस्थित शरीर है और एक मांसल पूंछ है जो उनको आंदोलन में मदद करती है, यानी इधर उधर भागने में मदद करती है, सही बात है। उनके हृदय 2 कक्षीय होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन वे ठंडे खून वाले होते हैं, ये गलत बात है। और उनके शरीर को तापमान नियंत्रित करता है, ये गलत बात है। ठीक है, अब है वे ठंडे खून वाले जानवर है और इसलिए इनके शरीर का तापमान नियंत्रण नहीं कर सकता है। एक तापमान सीमा बनाए रखने के कारण पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? अपने शरीर के नियंत्रण बनाने के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, जान लीजिएगा, पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मछली के हृदय की 2 कक्षीय होता है। इनकी चैम्बर कितने होते हैं, वेस्म कितने होते हैं, 2 होते हैं। मछली के हृदय में 2 वेस्म होते हैं। मनुष्य में कितना होता है, 4 होता है। मनुष्य में कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सी दृश्य क्षेत्र को समग्र चित्रित निर्मित करता है? शंकु, छड़, रेटिना। अरे निम्न में कौन दृश्य क्षेत्र समग्र चित्र निर्मित करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो छड़ हो जाएगा। ठीक है, छड़ जो है दृश्य क्षेत्र का समग्र चित्र निर्मित करती है। मानव रेटिना 2 प्रकार का होता है। फोटो रिसेप्टर, मानव रेटिना में 2 प्रकार के फोटो रिसेप्टर होते हैं, एक छड़ और एक शंकु। एक होते हैं छड़ और एक होते हैं शंकु। ये छड़ आप कौन छड़ समझ रहे हैं? आप ये जो हम लोग दीवार में लगाते हैं छड़, वो छड़ मत समझिएगा। ठीक है, अरे शंकु उच्च प्रकाश स्तर फोटोपिक दृष्टि पर सक्रिय होता है। शंकु रंग दृष्टि से सक्षम होता है, उच्च स्थानिक चिंता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, शंकु जो है ज़्यादा प्रकाश में देखने का यानी सक्रिय रखता है, और जो रड्स है यानी जो छड़ है वह कम रोशनी में भी देखने के लिए उत्तरदायी होता है और उसमें मदद करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब चलते हैं 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल कह रहा है, 1 मिनट, -4D क्षमता वाले -4D क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जुड़कर रखा जाएगा तो यह लेंस किस प्रकाश के संरक्षण के रूप में कार्य करेगा? तो ये सवाल आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये बन जाएगा। पहले लेंस की फोकस दूरी निकालना होगा, तो मेन शक्ति निकालने के लिए, P निकालने के लिए हम कहेंगे P1 + P2, P1 + P2। तो एक P1 कितना है, 8D है, जोड़ेंगे, फिर एक -4D है, जब दोनों जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा बीच में, तो 8D में से जब 4D जाएगा तो कितना बचेगा, 4D बचेगा। कितना बचेगा, 4D। तो 4D बच जाएगा। अब कहने का मतलब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो लेंस की फोकस दूरी जब ज्ञात करते हैं, जब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, फोकस दूरी बराबर ये होता है आपका 100/P, 100/P। तो 100/P है, तो 100/P में कितना हो गया, 4 आ गया, तो आ गया बराबर +25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा 25 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का जो होगा वो क्या होगा, यानी उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि आँख में जो हमारा होता है वो उत्तल लेंस लगा रहता है, और यहाँ पे प्लस में जो आता है उत्तल लेंस ही माना जाता है। उत्तल लेंस प्लस में माना जाता है, और वहीं और माइनस में अगर आता तो अवतल लेंस होता। ठीक है, 91 नंबर का हम बात करते हैं। चलिए, तो 91 का बात करते हैं। आइए, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा है कि अवक्षेपण कहते हैं, विसंक्रमण कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं, उपयुक्त में एक सदी इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं विसंक्रमण। क्या कहते हैं, विसंक्रमण।
जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को बीज संक्रमण कहते हैं। जल में जब ओजोन मिलाया जाता है तो यह जल में उपस्थित कीटाणुओं को क्षय कर उसे पीने योग्य बनाता है। किसे बनाता है? पीने योग्य बनाता है, पीने योग्य बनाता है। ठीक है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से किया जाता है। वर्तमान में जल के शुद्धिकरण में सबसे अधिक उपयोगी रसायन ब्लीचिंग पाउडर है। कौन पाउडर है? रसायन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 92 नंबर सवाल देखते हैं। 92 नंबर सवाल कह रहा है, जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं, यहाँ आवधिक जो लिखा है यहाँ पे इसको आवर्त सारणी भी लिख सकते हैं। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेल की संख्या घटता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, सेल की संख्या बढ़ती है। इनमें से कोई नहीं, यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल की संख्या बढ़ती है। यानी जो कक्ष होते हैं, कक्ष ये बीच में नाभिक होता है, उसके जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी संख्या क्या होती है? घटती है, बढ़ता है। कह रहा है अपवर्जन का नियम किसने दिया था? अपवर्जन, अपवर्जन का नियम, तो अपवर्जन का नियम दिया था पाउली ने। अपवर्जन का नियम किसने दिया था? पाउली ने दिया था। ठीक है, पाउली ने दिया था। उसी तरह हम बात करते हैं, पाउली ने दिया था। ठीक है। अब कह रहा है हुक का अधिकतम बहुलता के नियम कौन सा है? इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त होल कक्ष प्राप्त न हो। अगला 93 नंबर सवाल हम देखते हैं। 93 नंबर सवाल पर जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? ये सब दिया है ऑप्शन पर है, कौन सा दुर्बल अम्ल है? HCl है, CH3COOH है, H2SO4 है, HNO3 है, H2CO3 है, H2SO। तो ये तो हो जाएगा प्रबल, ये होगा दुर्बल। तो दुर्बल खोजिए, ये किस में है? तो इसमें है। और H2CO3 भी है दुर्बल, यानी ए नंबर इसका आंसर होना चाहिए। 93 का हो जाएगा ए। वह अम्ल जो आयनित, अंश आयनित होते हैं वह दुर्बल अम्ल। 94 नंबर सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में, थोड़ा हम इसको ऊपर स्लाइड को लेकर चलते हैं, 1 मिनट आगे चलिएगा। निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में सूत्रित हो जाते हैं। डी नंबर, 1 से अधिक और कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह दुगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगुनी। कह रहा है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का खोज जो किया था, उसको खोज किया था आपका ऑस्कर हर्टविग ने। ऑस्कर, देखिएगा नाम लिख रहे हैं, ऑस्कर हर्टविग ने किया था। हर्टविग ने, ऑस्कर हर्टविग ने। और जानते हैं अहीं हम लोगों में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, मेल फीमेल दोनों में आधे आधे जो होते हैं क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं और फिर दोनों मिलकर नए बच्चे का वजूद होता है। चलिए अगला बात हम कह रहे हैं कि इसका नामकरण अर्धसूत्री फॉर्मर तथा मूरे ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन खोज जो किया था ऑस्कर ने, उसका नाम किसने दिया था? तो नामकरण किया था कौन? अर्धसूत्री, फॉर्मर तथा मूरे ने। फॉर्मर तथा मूरे ने, फॉर्मर तथा मूरे ने, तथा मूरे तथा कोई नाम नहीं है, तथा मैंने होता और, यानी ये दिया था, ये दिया था और ये दिया था। ठीक है, इस तरह करके हम लोग कर सकते हैं। आगे चलिएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 95 नंबर। कह रहा है खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक, खाना बनाने एवं स्वाद प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है जो निम्न में क्या होता है? भूमिगत तना होता है, भूमिगत जड़ होता है, भूमि से ऊपर एरियल तना होता है, कोई नहीं। तो सबसे पहले अदरक ज़मीन में बैठता है, तो आपको तो ये सी नंबर होगा नहीं। भूमिगत जड़, जड़ तो
जड़ या तना हो सकता है। तो जड़ या नहीं, ये होगा असल में तना। क्या होगा? तना माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर से भी सूर अलग होते हैं। ठीक है, तो तना माना जाता है। क्या माना जाता है? तना। कह रहा है कि राइजोम जो है भूमिगत तना है, अदरक प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, हल्दी जो होता है ना, वो पीड़कनाशी होता है, पीड़कनाशी, जहर को मारता है। जहर कहा जाता है कि मनुष्य अगर हल्दी खाना छोड़ दे तो ये बहुत बड़ा जहरीला जंतु है। कह रहे हैं लिलियेसी कुल में लहसुन प्याज पौधे आते हैं। कह रहा है कि सलकंद क्या है? प्याज का उदाहरण है। सलकंद भी क्या है? प्याज का उदाहरण है। अब अगला सवाल चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड के आगे देख रहे हैं। आप देखिए, मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान, बांटो और राज करो, बांटो और छोड़ो, उपजीत में से कोई नहीं। तो इस नारा दिया था बांटो और छोड़ो। शायद 96 का 80 होगा, इसलिए पाकिस्तान को वो मांग कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने नारा दिया था बांटो और छोड़ो। ठीक है, तो 1943 में कहेंगे कराची अधिवेशन में क्या दिया नारा? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। कह रहे कि मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र का कब प्रस्ताव किया कि 2 राष्ट्र होना चाहिए और पाकिस्तान अलग होना चाहिए? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में किया। हम सोच रहे हैं कि वीडियो लंबी हो जाएगी, न होगा तो हिस्ट्री का जो है ना एक और वीडियो इस पर से बना दे रहे हैं ताकि आराम से पूरा हो जाएगा। एक वीडियो और बनाएंगे तो आराम से ये सारी क्वेश्चनें जो हैं आ जाएंगी। जो इधर आपका मैथ दिया था, कहाँ से? 32 से दिया है रीजनिंग, 35-36 से रीजनिंग दिया है और इधर आपको 36 क्वेश्चन और बना देंगे, आराम से पूरा आ जाएगा। तो हम इतना ही रखते हैं। आप देखिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइन बाय लाइन आप देखते चलिए, लेकिन हम जान रहे हैं थोड़ा धुंधला जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा आज तो अनलिमिटेड डाटा चल रहा है, 720 करके देखिए, खूब बढ़िया दिखाई देगा। और पूरे डिस्कशन को अच्छा से समझिए, देखिए। बहुत सारे लोग को पढ़ने में नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको देख कर ही सारे डिस्कशन को समझिए। आप समझिए, हर डिस्कशन इसमें मौजूद है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।